श्रापित नंदिनी। एक अनसुनी कहानी। जंगल में घनघोर आंधी चल रही थी। जंगल के बीच में से एक तेज चलता हुआ रथ तेज गति से आता है और उस रथ के पीछे पीछे 30 के करीब सिपाही आ रहे थे। रथ पर जो आदमी बैठा था उसको देखने पर लग रहा था कि वह किसी राज्य का राजा ही हो सकता है। उसकी वेशभूषा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी राज्य का राजा ही है। राजा ऐसे क्यों रुक गए थे, ऐसे उसके सैनिकों को भी नहीं पता था। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव होते और धीरे से सेनापति उसके पास आता है और राजा से पूछता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, बस कहानियां सुन के चले जाते हैं, ना कोई कमेंट ना लाइक, सब्सक्राइब कर लिया करो। क्या बात है महाराज, आप यहाँ पर क्यों रुक गए? हमें तो मेहरानगढ़ जाना है, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, ऐसा रास्ते में रुकना ठीक नहीं है और हम मेहरानगढ़ समय पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। राजा ने अपने सेनापति के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें एक पर्चा निकालकर दिखाते हैं। सेनापति जैसे ही उस पर्चे को देखते हैं तो सेनापति एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और फिर सेनापति बड़े ही प्यार से राजा से पूछते हैं कि यह इतनी खूबसूरत लड़की कौन है महाराज? तभी महाराज अपने मुंह से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि ये है राजकुमारी नंदिनी, मेहरानगढ़ की होने वाली महारानी। जब मैं पहले ही बार में इन्हें तलवारबाजी करते हुए देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी तलवारबाजी चल नहीं रही है बल्कि मेरे दिल से होकर गुजर गई हो। क्या महान ताला तलवारबाजी करती है, क्या महान युद्ध में कौशल है और वाद विवाद में तो पूछो ये कितनी निपुण है। मेहरानगढ़ की महारानी में जो मेहरानगढ़ तराशता है और वो हर चीज महारानी होने वाली नंदिनी में है। बस एक बात की कमी है। महाराज ये बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। तो सेनापति उत्सुकता से महाराज से पूछते हैं कि तो और वो कमी क्या है महाराज? इसके बाद महाराज अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हाथी किस्म की भी है। इसके बाद सेनापति थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तो फिर क्या बात हो गई महाराज, और आप इसका इंतजार आज यहाँ जंगल में रखकर क्यों कर रहे हैं? महाराज सेनापति की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं कि क्योंकि आज वो गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके आज और इसी समय पर इसी रास्ते से अपने राज्य में लौटने वाली है। महाराज ने इतना ही बोला था कि तभी सामने से बिजली की तेजी से एक सफेद घोड़े पर सवार राजकुमारी नंदिनी महाराज की तरफ आ रही थी। राजकुमारी नंदिनी के जो लंबे खुले बाल थे उनको लहराते हुए और अपने एक हाथ में घोड़े की लगाम पकड़े हुए थी। राजकुमारी नंदिनी का हसीन चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बेहद ही खूबसूरत था और देखने लायक था। राजकुमारी नंदिनी का घोड़ा वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उन लोगों को देखकर एकदम से तेज से बोला और फिर घोड़ा वहीं पर रुक जाता है। जब घोड़ा वहीं पर रुक जाता है तो राजकुमारी नंदिनी सामने देखती है कि उसके सामने बहुत सारे लोग सिपाही सैनिक खड़े हैं और उनका राजा भी खड़ा है। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी कहती है कि क्या हुआ, क्या आप सब लोग रास्ता भटक गए हैं या फिर शिकार हाथ से छूट गया है जो ऐसे रास्ते आकर खड़े हो गए? आपके ऐसे बीच रास्ते में खड़े होने से आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। राजा ने कुछ नहीं बोला और राजा धीरे धीरे राजकुमारी नंदिनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। राजकुमार को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर राजकुमारी नंदिनी उनको देखते हुए कुछ सोचने लगती है और जैसे ही राजा नंदिनी की तरफ बढ़ते हैं तो राजा को बढ़ते हुए देखते हुए उनकी सैनिक टुकड़ी भी राजा के साथ साथ आगे बढ़ने लगती है। जब सैनिक टुकड़ी उनके पीछे पीछे बढ़ने लगती है तो राजा उनको पीछे की तरफ हाथ कर देता है और सैनिक टुकड़ी समझ जाती कि राजा ने उन्हें वहीं पर रुकने के लिए इशारा कर दिया है। राजकुमारी नंदिनी को मेहरानगढ़ के राजा का प्रणाम। राजकुमारी नंदिनी को राजा उनको प्रणाम करता है तो नंदिनी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर एकदम से चौंक जाती है। जैसे ही नंदिनी उसको कुछ बोलने को होती है तभी राजा कहते हैं कि हम आपसे सीधी सीधी बात करना चाहेंगे, हम आपको हमारे पटरानी बनाना चाहते हैं। ये सुनकर नंदिनी एकदम से चौंक जाती है। राजकुमारी नंदिनी एक टाइम पर तो कुछ नहीं बोलती है, उसके थोड़ी देर बाद कहती है कि लेकिन ऐसे किसी का रास्ता रोकना कहाँ तक जायज है? आप हमारे राजमहल आ जाइए और वहीं पर हमारे माता पिता से बात कर लीजिएगा। ये सुनकर महाराज आग बबूला हो गए और उन्होंने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी नंदिनी को चेतावनी देते हुए बोलते हैं, बात मत घुमाओ, सीधा बोलो और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करो, अन्यथा इस जंगल से कहां गायब हो जाओगी किसी को पता भी नहीं लगेगा। राजकुमारी नंदिनी ने अपने घोड़े की लगाम को दबाया और घोड़ा उछलता हुआ तेजी से हवा में। राजकुमारी नंदिनी को ऐसा करते देखकर महाराज अपने घोड़े के साथ 2 कदम पीछे हो गए। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी ने महाराज को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि महाराज आपके पास हमें देने के लिए कुछ भी अनोखा नहीं है, या फिर यूं कहो कि आपके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको देखकर हम खुश हो। तो अच्छा यही है कि अपने राजमहल में जो आपकी महारानियां है, रानी है, उनके साथ ही खुश रहिए। हमें कोई भी पटरानी बनने का शौक नहीं है और वैसे भी आप मुझे वो सुख नहीं दे सकते जिसकी हम लालसा करते हैं।
तो बेहतर होगा कि आप अपनी तलवार को अपने म्यान में ही रखें। ये कहते हुए राजकुमारी नंदिनी आगे बढ़ जाती है। घुड़सवारी करते हुए राजकुमारी नंदिनी के चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं और फिर राजकुमारी नंदिनी बड़े ही धीमे स्वर में खुद से कहती है, हम श्रापित हैं और यह बात हम भली बातें जानते हैं, इसलिए विवाह के प्रस्ताव से ही दूरी बनाने में हमारी भलाई है। कुछ इस समय में राजकुमारी नंदिनी अपने राजमहल में पहुंच जाती है। राजकुमारी नंदिनी को महल में आता देखकर राजमहल के दरबार और सिपाही खुशी से चिल्लाते हुए ऐलान करने लगे, सुनो सुनो सुनो, भानगढ़ की राजकुमारी नंदिनी अपनी शिक्षा ग्रहण करके परिपूर्ण करके राजमहल में पधार चुकी है। इसके उपलक्ष्य में आज राज्य में भव्य जश्न बनाया जाएगा। राजकुमारी नंदिनी दौड़कर सबसे पहले अपने माता पिता के शयन कक्ष में पहुंचती है। राजकुमारी नंदिनी को देखते ही राजकुमार नंदिनी की मां ने उनको अपने सीने से लगा लिया और फिर कहती है कि आ गई हमारी नंदिनी, पूरे 5 साल बाद देख रहे हैं आपको। राजकुमारी नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। महल में बेहद कीमती और खूबसूरत शीशे हर तरफ लगे हुए थे, लेकिन राजकुमारी नंदिनी ने अपनी मां की आंखों में अपनी तस्वीर को देखा और वह बेहद भावुक हो गई और खो गई। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी के मां राजकुमारी नंदिनी से कहती कि आप कितनी बड़ी हो गई है और बेहद खूबसूरत, और आपकी नीली आंखें तो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, नजर ना लगे मेरी राजकुमारी को। ये बोलते हुए रानी ने तुरंत दासी से पूजा की थाली मंगाई। दासी थाली लेकर जब तक वापस आती तब राजा देवनाथ भी आ जाते हैं और पीछे से ही अपनी पुत्री के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, तुमने अपनी सारी शिक्षा पूरी कर ली है और अब समय है तुम्हारे विवाह का। ये सुनते ही राजकुमारी नंदिनी अपने माता पिता के कक्ष में से गुस्से से बाहर निकल जाती है। अगर वहां से सीधा अपने कक्ष में जाती है और बिस्तर पर जाकर धम्म से बैठ जाती है। कुछ और बात नहीं कर सकते थे पिताश्री, हम इतने साल बाद लौटे हैं और इतने साल बाद लौटने के बाद भी पिताश्री ने आते ही विवाह की बात करते और हमारे जख्मों को कुरेद दिया। हम जख्मों को भूलना चाहते हैं लेकिन पिताश्री ने आते ही उन जख्मों को फिर से कुरेद दिया। हमें आज भी याद है वो मनहूस पल जब हम 16 साल के थे और उस समय भी हम अपने कक्ष में ऐसे ही बैठे हुए थे। ऐसा सोचकर राजकुमारी नंदिनी अपने अतीत की यादों में खो जाती है। कुछ साल पहले राजकुमारी नंदिनी अपने कक्ष में बैठी हुई थी, तभी उन्हें अपने मुंडेर पर किसी के कूदने की आवाज आती है। तो वो उस आवाज को सुनकर एकदम से संपर्क हो जाते हैं और फिर वह यहाँ वहाँ तलवार तलाशने में लगती है। जब तक है तलवार को उठाती तब तक वह नकाबपोश उसके कक्ष की खिड़की में से कूदकर कक्ष में आ जाता है। इसके बाद वह नकाबपोश आदमी तलवार लिए हुए दबे पांव से राजकुमारी नंदिनी की तरफ बढ़ने लगता है। उस नकाबपोश आंखें दिख रही थी, हरे रंग की थी। धीरे धीरे वह नकाबपोश नंदिनी के करीब आने लगता है। उस नकाबपोश को करीब आता हुआ देखकर राजकुमारी नंदिनी की धड़कनें बढ़ने लग गई थी और राजकुमारी नंदिनी बयान में रखी हुई तलवार को लेने के लिए लपकती है, लेकिन तलवार उससे बहुत दूर रखी हुई थी। राजकुमारी नंदिनी तलवार को पकड़ने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन जैसे ही राजकुमारी नंदिनी ने तलवार को लेना चाहा तभी वह नकाबपोश ठीक राजकुमारी नंदिनी के सामने आ खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह लड़खड़ाकर उस नकाबपोश की बाहों में गिर जाती है। उसने कश करके राजकुमारी नंदिनी को अपने बाहों में पकड़ लिया। उसके बाद राजकुमारी नंदिनी उस नकाबपोश को गुस्से में धक्का दे देती है और फिर उससे अपने आप को पास से हटा देती है। जैसे ही राजकुमारी नंदिनी ने उस नकाबपोश का चेहरा देखा तो वह 2 कदम पीछे हो जाती है और तेज से चिल्लाती है, राजकुमार शिव। राजकुमार शिव को नंदिनी बचपन से ही जानती है और राजकुमार शिव का सिर्फ एक ही सपना है, राजकुमारी नंदिनी से विवाह करना। राजकुमार शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जी हाँ, मुझे पता था कि आप इस समय अपने कक्ष में अकेली हैं, तो मैं सीधा आपके कक्षा में आ गया। अपने पहले प्यार को अपने करीब देखकर राजकुमार नंदिनी भी अपने आप को रोक न पाई, अमर शिव के गले लग गई। राजकुमार सिंह ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। राजकुमार शिव ने जैसे ही अपने गर्म होठों को राजकुमारी नंदिनी के होठों पर रखा, राजकुमारी नंदिनी को जलने की बदबू आने लगी। उन्होंने अपनी मदहोशी से बाहर आकर जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने राजकुमार शिव को धू कर जलते हुए देखकर दहशत में आ जाती है। राजकुमारी वो सब देख करके रोने लग जाती है और फिर राजकुमारी कहती है कि तुमने हमसे पहले किसी और के साथ। इतना कहने के बाद राजकुमारी नंदिनी कहती है कि क्यों शिव, क्यों? लेकिन तब तक राजकुमार है शिव की महज राख ही बची थी। राजकुमारी नंदिनी के हाथों में थी। तभी राजकुमारी नंदिनी के कक्ष में दासी आती है और उनको शाही स्नान के लिए कहती है। तो राजकुमारी नंदिनी अपने अतीत से बाहर आती है और फिर बिन मन से शाही स्नान के लिए तैयार हो जाती है। फिर स्नान करने के लिए उनकी सखी कविता उनको तैयार करते हुए बोलती है कि आप अपने वस्त्र उतार दीजिए और इस गुलाब के जल में प्रवेश कीजिए। पूरा का पूरा कक्ष गुलाब की पंखुड़ियां से प्रफुल्लित हो चुका है।
उसके बाद आपके शरीर पर हम केसर का तेल लगाएंगे और राजा जी ने आपके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से आपके लिए विभिन्न प्रकार के इत्र मंगवाए हैं। आपको तो इन सब की अभी आदत भी नहीं है, आपको यह आदत डालनी होगी। आप किसी दूसरे प्रदेश की महारानी जो बनेगी। अपनी सखी कविता की महारानी वाली बात बनने को नजरअंदाज करते हुए राजकुमारी नंदिनी अपने वस्त्र को धीरे धीरे निकलने लगती है। जब वह वस्त्र को धीरे धीरे उतरती है तो उनका कोमल शरीर, जिसको भगवान ने बड़ी ही खूबसूरती से तराशा था, ऐसी कला जिसके हाथ में कड़ा और कृपाण दोनों ही बहुत खूब जचते थे। उनका शरीर तलवार की तरह ही लचीला फुर्ती से भरा था। वह सीधा जल में उतर जाती है। इसके बाद कविता उनके स्नान की प्रक्रिया शुरू करती है। स्नान करने के बाद नंदिनी सीधा अपने बिस्तर पर चली जाती है, जहां उनके शरीर पर नाना प्रकार के इत्र और तेल लगाए जाते हैं। उनका सौंदर्य देखते ही बनता था। इसके बाद कविता ने इजाजत मांगी और कक्ष से बाहर चली गई। उसके बाद राजकुमारी नंदिनी अपने कोमल बदन को रेशम की चादर में लपेटकर सो जाती है और सुबह राजकुमारी नंदिनी की आंखें बाहर हो रही घोषणा की आवाज सुनकर खुलती है। उनके कानों में लिए आवाज कही कि सुनो सुनो सुनो, हमारी प्यारी राजकुमारी नंदिनी का स्वयंवर कल शाम को आयोजित किया गया है। आसपास के राज्य के सभी प्रतिभागियों को सूचित कर दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि राज्य में खुशी का माहौल बनाए रखें और आने वाले उम्मीदवारों की तहे दिल से आओ भगत की जाए। ये सुनते ही राजकुमारी नंदिनी आग बबूला हो जाती है और वह तैयार होने के पश्चात अपने पिता के कक्ष में जाती है, जहां पर वह अपने मंत्री गणों के साथ कुछ जरूरी विषयों पर बात कर रहे थे। तब चिल्लाते हुए राजकुमारी नंदिनी बोलती है कि ये सब क्या है पिताजी, आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे की ले लिया। राजकुमारी नंदिनी इतना बोली थी कि तभी राजा समझ जाते हैं कि राजकुमारी नंदिनी किस बारे में बात कर रही है। उन्होंने अपनी सेनापति और सभी मंत्री गणों को वहां से तुरंत बाहर जाने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से राजकुमारी नंदिनी को अपने कक्ष के अंदर बुलाया। राजकुमारी नंदिनी तेज कदमों से चलकर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राजा ने उन्हें अपने पास बैठने को कहा। पहले तुम यहाँ पर शांति से बैठ जाओ। ऐसी सभा के बीच में धमकना और सभा के बीच में चिल्लाना कहाँ तक ठीक है? आपने यही सीखा है अपने गुरुकुल में? राजकुमारी नंदिनी यह सवाल सुनकर और ज्यादा भड़क जाती है। राजा देवनाथ की बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि हमने तो पिताश्री आपकी सभा में आकर ही अपनी बात रखी है, लेकिन ये तो एक सभा थी, पर आपने क्या किया? हमसे बिना पूछे हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्यों पिताश्री, आपने हमसे एक बार में पूछना जरूरी नहीं समझा? तब नंदिनी के पिता श्री देवनाथ राजा जी कहते हैं कि हमने भले ही तुम्हारे स्वयंवर को रखने का फैसला ले लिया हो, लेकिन वह चुनने का अधिकार तो अब भी तुम्हारे पास ही है नंदिनी, और अभी हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हमें बहुत सारी तैयारियां देखनी है। तुम जल्दी से जाओ, जाकर के अपने कक्ष में कल के स्वयंवर की तैयारी करो और आभूषण जो कुछ भी तुम्हें चाहिए और जो कुछ भी तुम्हें पहने हैं वह सब की तैयारी कर लो, और कल किसी अप्सरा से कम नहीं लगनी चाहिए हमारी राजकुमारी बिटिया। ये कहकर के राजा देवनाथ चुप हो जाते हैं और नंदिनी को अपने पिता की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राजकुमारी नंदिनी उस समय कुछ भी कहना सही नहीं समझती है और वो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन स्वयंवर की तैयारी शुरू हो चुकी थी सुबह से ही, और पूरा का पूरा महल ऐसा सजाया गया था मानो कि स्वयं इंद्र सभा का महल यहाँ पर आ गया हो। पूरे भानगढ़ में बहुत ही प्यार और बहुत ही प्रॉब्लम है सजाया गया था, मानो कि यहाँ पर स्वयं और इंद्रलोक से अप्सराएं आई है और स्वयं स्वर्ग ने उतरकर यहाँ पर अपना बसेरा कर लिया है। और शाम होते होते तो भानगढ़ का महल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, मानो कि स्वर्ग है तो वो सिर्फ और सिर्फ भानगढ़ में ही उतर कर आ गया है। भानगढ़ का महल बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रहा था। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे राजकुमार आए थे, पर सवाल सबके दिल में एक ही था कि राजकुमारी किसे अपना वर चुनेंगी। और देखते ही देखते पूरे राजमहल में मेहमान आ चुके थे और पूरा राजमहल भर गया था। बाहर से जो स्वयंवर के लिए राजकुमार आए थे, राजा आए थे, उन्होंने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया था और सबकी नजरें सिर्फ यही देख रही थी कि जिस राजकुमारी की इतनी प्रशंसा हो रही है, आखिरकार वह कैसी होगी और वह असल जिंदगी में कैसी दिखती होगी। राजा देवनाथ बड़ी ही गौर से सभी उम्मीदवारों की तरफ नजर घुमाकर देख रहे थे। कुछ ही समय में रानी मायावती अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिनी के साथ और उनकी सहेली कविता के साथ स्वयंवर में पधारती है। राजकुमारी नंदिनी यह स्वयंवर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनको उनके श्राप का बखूबी पता था, लेकिन फिर भी अपने पिताश्री के कहने पर वह इस स्वयंवर में शामिल हो जाती है। तभी राजा देवनाथ सेनापति को एक पत्र थमाते हैं। सेनापति, इस पत्र को ऊंची आवाज में पढ़िए और सभा को संबोधित कीजिए। इसके बाद सेनापति राजा जी से वो पत्र पकड़ लेते हैं और फिर धीरे से उस पत्र को खोलते हैं। उस पत्र को खोलने के बाद सेनापति के चेहरे पर एक शिकन आ जाती है, क्योंकि यह राजा का निर्देश था। तो सेनापति ने पढ़ना आरंभ किया।
सबसे पहले भानगढ़ के राजा देवनाथ आप सभी मान्य गणों का, आप सभी प्रतिभागी उम्मीदवारों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी इस सभा में पधारे हैं, और आशा है हमारी कि आप सभी लोग यहाँ सभा में उपस्थित हुए हैं, इस स्वयंवर में भाग ले रहे हैं, तो आप सभी में जो काबिल और श्रेष्ठ हो वही इस स्वयंवर का विजेता बने और मेरी लाडली राजकुमारी नंदिनी उसको अपना वर चुने। सभी लोग जो वहां पर बैठे, सभी लोग जो राजकुमारी नंदिनी को निहार रहे थे, उनकी सुंदरता को देख रहे थे और उनकी सुंदरता की अपने मन में तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। अब वह सभी लोग सेनापति के द्वारा पढ़े गए पत्र के बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। सेनापति ने पत्र में जो भी लिखा था वह आगे पढ़ना शुरू किया। तो आप सभी लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो भी राजकुमारी नंदिनी का वर चुना जाएगा वो तिलिस्मी लाल हीरा, जो कि हमारा सबसे बहुमूल्य कोष है, इसका हकदार होगा। पर उससे पहले ये जान लेकर राजकुमारी नंदिनी श्रापित है। ये बात सुनकर पूरी सभा में कोलाहल शुरू हो जाती है। हर कोई इस बात को सुनकर हैरान था कि आखिरकार यह क्या बात हो गई। स्वयं राजकुमारी नंदिनी भी यह बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि राजकुमारी नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भरी सभा में उसके श्रापित होने को ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि वह उसके लिए एक वरदान हो और उसने कोई बड़ा अच्छा काम किया हो। और इधर सेनापति यह बात बोलकर रुके ही नहीं थे, बल्कि वो पत्र को आगे पढ़ने लगते हैं। मैं चाहूंगा कि स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह बात आपको बता दी जाए। राजकुमारी नंदिनी को मिला हुआ श्राप कुछ इस प्रकार है। राजकुमारी नंदिनी को संतान की प्राप्ति तभी होगी जब वो किसी ऐसे वर से विवाह करे जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के भी साथ संभोग न किया हो, क्योंकि अगर आप झूठ बोलकर इसे विवाह करते हैं तो आप तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। जो उम्मीदवार इस पर खड़ा उतरता है वह कृपया अपने इस स्थान पर विराजित रहे, और बाकी से हमारा निवेदन है कि वह राजमहल से अभी की अभी विदा ले। राजा देवनाथ के पत्र में जो बातें लिखी थी उनको सुनकर के कई सारे उम्मीदवार वहां पर खड़े हो जाते हैं और गुस्से में लाल हो जाते हैं। फिर कहते हैं, क्या आपने हमारे यहाँ पर मजाक बनाने के लिए बुलाया था? यदि आपकी पुत्री श्रापित है तो इन्हें आप अपने पास ही रखें। इतनी दूर से हम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए हैं। हम आज ही आपसे संधि तोड़ते हैं राजा देवनाथ। आप लाल हीरे का झांसा देकर के आप अपनी श्रापित बेटी को हमारे सर मरना चाहते हैं। एक एक करके सभी के सभी लगभग वहां से चल ही जाते हैं और कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा था। वहां पर सारा का सारा राजमहल खाली हो चुका था। ये देखकर राजा और रानी का दिल एकदम से पसीज जाता है और उनकी आंखें भर आती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे इस श्राप से नंदिनी को मुक्ति दिलाए। राजकुमारी नंदिनी ने जब अपने माता पिता को ऐसे चिंतित देखा तो उन्हें तुरंत अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे बोली, हमने कहा था आपसे कि ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसने हमसे मिलने से पहले किसी और के साथ संभोग ही ना किया हो, पर आप नहीं माने। आज पूरे भानगढ़ में हमारी जिंदगी, हमारा श्राप और हमारा स्वयंवर एक हंसी का पात्र बनकर रह गया है। हमने आपको पहले भी चेताया था, लेकिन फिर भी आप दोनों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। नहीं है ऐसा कोई भी, आप लोग मेरी बात को मान जाए और हमें शराब के साथ ही हमारी जिंदगी को बिताने दीजिए। आपको ये भाग कैसा लगा? राजकुमारी नंदिनी इतना बोली थी कि तभी राजा समझ जाते हैं कि राजकुमारी नंदिनी किस बारे में बात कर रही है। उन्होंने अपनी सेनापति और सभी मंत्री गणों को वहां से तुरंत बाहर जाने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से राजकुमारी नंदिनी को अपने कक्ष के अंदर बुलाया। राजकुमारी नंदिनी तेज कदमों से चलकर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राजा ने उन्हें अपने पास बैठने को कहा, पहले तुम यहाँ पर शांति से बैठ जाओ। ऐसी सभा के बीच में धमकना और सभा के बीच में चिल्लाना कहाँ तक ठीक है? आपने यही सीखा है अपने गुरुकुल में? राजकुमारी नंदिनी यह सवाल सुनकर और ज्यादा भड़क जाती है। राजा देवनाथ की बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि हमने तो पिताश्री आपकी सभा में आकर ही अपनी बात रखी है, लेकिन ये तो एक सभा थी, पर आपने क्या किया? हमसे बिना पूछे हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्यों पिताश्री, आपने हमसे एक बार में पूछना जरूरी नहीं समझा? तब नंदिनी के पिताश्री देवनाथ राजा जी कहते हैं कि हमने भले ही तुम्हारे स्वयंवर को रखने का फैसला ले लिया हो, लेकिन वह चुनने का अधिकार तो अब भी तुम्हारे पास ही है नंदिनी, और अभी हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हमें बहुत सारी तैयारियां देखनी है। तुम जल्दी से जाओ, जाकर के अपने कक्ष में कल के स्वयंवर की तैयारी करो और आभूषण जो कुछ भी तुम्हें चाहिए और जो कुछ भी तुम्हें पहने हैं वो सब की तैयारी कर लो, और कल किसी अप्सरा से कम नहीं लगनी चाहिए हमारी राजकुमारी बिटिया। ये कहकर के राजा देवनाथ चुप हो जाते हैं और नंदिनी को अपने पिता की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राजकुमारी नंदिनी उस समय कुछ भी कहना सही नहीं समझती है और वो वहां से चली जाती है।
दूसरे दिन स्वयंवर की तैयारी शुरू हो चुकी थी सुबह से ही, और पूरा का पूरा महल ऐसा सजाया गया था मानो कि स्वयं इंद्र सभा का महल यहाँ पर आ गया हो। पूरे भानगढ़ में बहुत ही प्यार और बहुत ही प्रॉब्लम है सजाया गया था, मानो कि यहाँ पर स्वयं और इंद्रलोक से अप्सराएं आई है और स्वयं स्वर्ग ने उतरकर यहाँ पर अपना बसेरा कर लिया है। और शाम होते होते तो भानगढ़ का महल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, मानो कि स्वर्ग है तो वो सिर्फ और सिर्फ भानगढ़ में ही उतर कर आ गया है। भानगढ़ का महल बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रहा था। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे राजकुमार आए थे, पर सवाल सबके दिल में एक ही था कि राजकुमारी किसे अपना वर चुनेंगी। और देखते ही देखते पूरे राजमहल में मेहमान आ चुके थे और पूरा राजमहल भर गया था। बाहर से जो स्वयंवर के लिए राजकुमार आए थे, राजा आए थे, उन्होंने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया था और सबकी नजरें सिर्फ यही देख रही थी कि जिस राजकुमारी की इतनी प्रशंसा हो रही है आखिरकार वह कैसी होगी और वह असल जिंदगी में कैसी दिखती होगी। राजा देवनाथ बड़ी ही गौर से सभी उम्मीदवारों की तरफ नजर घुमाकर देख रहे थे। कुछ ही समय में रानी मायावती अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिनी के साथ और उनकी सहेली कविता के साथ स्वयंवर में पधारती है। राजकुमारी नंदिनी यह स्वयंवर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनको उनके श्राप का बखूबी पता था, लेकिन फिर भी अपने पिताश्री के कहने पर वह इस स्वयंवर में शामिल हो जाती है। तभी राजा देवनाथ सेनापति को एक पत्र थमाते हैं। सेनापति, इस पत्र को ऊंची आवाज में पढ़िए और सभा को संबोधित कीजिए। इसके बाद सेनापति राजा जी से वो पत्र पकड़ लेते हैं और फिर धीरे से उस पत्र को खोलते हैं। उस पत्र को खोलने के बाद सेनापति के चेहरे पर एक शिकन आ जाती है, क्योंकि यह राजा का निर्देश था। तो सेनापति ने पढ़ना आरंभ किया। योजक चिन्ह। सबसे पहले भानगढ़ के राजा देवनाथ, आप सभी मान्य गणों का, आप सभी प्रतिभागी उम्मीदवारों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी इस सभा में पधारे हैं, और आशा है हमारी कि आप सभी लोग यहाँ सभा में उपस्थित हुए हैं, इस स्वयंवर में भाग ले रहे हैं। तो आप सभी में जो काबिल और श्रेय हो वही इस स्वयंवर का विजेता बने और मेरी लाडली राजकुमारी नंदिनी उसको अपना वर चुने। सभी लोग जो वहां पर बैठे, सभी लोग जो राजकुमारी नंदिनी को निहार रहे थे, उनकी सुंदरता को देख रहे थे और उनकी सुंदरता की अपने मन में तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। अब वह सभी लोग सेनापति के द्वारा पढ़े गए पत्र के बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। सेनापति ने पत्र में जो भी लिखा था वह आगे पढ़ना शुरू किया। तो आप सभी लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो भी राजकुमारी नंदिनी का वर चुना जाएगा वह तिलिस्मी लाल हीरा, जो कि हमारा सबसे बहुमूल्य कोष है, इसका हकदार होगा। पर उससे पहले ये जान लेकर राजकुमारी नंदिनी श्रापित है। ये बात सुनकर पूरी सभा में कोलाहल शुरू हो जाती है। हर कोई इस बात को सुनकर हैरान था कि आखिरकार यह क्या बात हो गई। स्वयं राजकुमारी नंदिनी भी यह बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि राजकुमारी नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भरी सभा में उसके श्रापित होने को ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि वह उसके लिए एक वरदान हो और उसने कोई बड़ा अच्छा काम किया हो। और इधर सेनापति यह बात बोलकर रुके ही नहीं थे, बल्कि वह पत्र को आगे पढ़ने लगते हैं। मैं चाहूंगा कि स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह बात आपको बता दी जाए। राजकुमारी नंदिनी को मिला हुआ श्राप कुछ इस प्रकार है। राजकुमारी नंदिनी को संतान की प्राप्ति तभी होगी जब वह किसी ऐसे वर से विवाह करे जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के भी साथ संभोग न किया हो, क्योंकि अगर आप झूठ बोलकर इसे विवाह करते हैं तो आप तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। जो उम्मीदवार इस पर खड़ा उतरता है वह कृपया अपने इस स्थान पर विराजित रहे, और बाकी से हमारा निवेदन है कि वह राजमहल से अभी की अभी विदा ले। राजा देवनाथ के पत्र में जो बातें लिखी थी उनको सुनकर के कई सारे उम्मीदवार वहां पर खड़े हो जाते हैं और गुस्से में लाल हो जाते हैं। फिर कहते हैं, क्या आपने हमारे यहाँ पर मजाक बनाने के लिए बुलाया था? यदि आपकी पुत्री श्रापित है तो इन्हें आप अपने पास ही रखें। इतनी दूर से हम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए हैं। हम आज ही आपसे संधि तोड़ते हैं राजा देवनाथ। आप लाल हीरे का झांसा देकर के आप अपनी श्रापित बेटी को हमारे सर मरना चाहते हैं। एक एक करके सभी के सभी लगभग वहां से चल ही जाते हैं और कोई भी उम्मीदवार नहीं बचा था। वहां पर सारा का सारा राजमहल खाली हो चुका था। ये देखकर राजा और रानी का दिल एकदम से पसीज जाता है और उनकी आंखें भर आती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे इस श्राप से नंदिनी को मुक्ति दिलाए।